हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th केमिस्ट्री साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसका हम देखेंगे आज फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन इन वन शॉट। स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो मैं और बनाऊँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स को स्टार्ट करने से पहले हमको इनके कुछ टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है, इस चैप्टर में आज हमको इन सब टॉपिक्स को कवर करना है। टॉपिक हमारा है पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें हम मैटर को क्लासीफाई करेंगे, जिसमें हम एसिड्स और बेसिस को भी क्लासीफाई करेंगे। फिर हम आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, जिसमें हम एसिड और बेस को इस तरीके देखेंगे कि वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे सिमिलैरिटीज बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। हम देखेंगे इसमें कि सिमिलैरिटीज क्या है एसिड्स और बेसिस के बीच में। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेसिस। इसमें हमको ये देखने को मिलेगा कि हम एसिड्स और बेसिस में कितना कितना स्ट्रॉन्ग होता है, हम उसको पता कैसे लगाएं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सब आएगा। इसमें हम पीएच स्केल को भी देखेंगे। फिर हमारा लास्ट आएगा मोर अबाउट सॉल्ट्स, जिसमें हम देखेंगे कि सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट्स बनता कैसे है, सॉल्ट्स किस टाइप्स के होते हैं, सॉल्ट्स से क्या क्या बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आपने क्लास 9th में पढ़ा था मैटर के बारे में, और मैटर को हमने क्लास 9th में 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया था। एक था प्योर सब्सटेंस और एक था मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में आपका आता था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एंड मिक्सचर्स में आपका आता था होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर आपने जब देखा आगे जाके, तो इसमें आपको देखने को मिला कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स में आपको देखने को मिले एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और हमारा आज का टॉपिक भी यही है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसको हम इस वाले टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड से। एसिड्स क्या है? sour in taste, release H positive ions in aqueous solution. Some acids are corrosive in nature. Acid corrode the metals, turn blue litmus to red. ये टेस्ट में सॉर होते हैं, यानी कि ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। ये एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं। ये कोरोसिव इन नेचर होते हैं, कुछ एसिड्स कोरोसिव इन नेचर होते हैं। और फिर ये कोरोड द मेटल, यानी कि ये मेटल को कोरोड करते हैं, और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं। उसी में से हम एक एग्जांपल आपको देंगे, आपका आएगा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कौन सा होता है? आपका सिट्रिक एसिड होता है लेमन में। इसको हम एक एनिमेशन के जरिए देखेंगे कि ब्लू लिटमस को हमने रेड लिटमस पेपर में किस तरीके से चेंज किया। तो हमने लिया एक लिटमस पेपर, हमने उसको डाला हमारे सिट्रिक एसिड पे, और वो उसने अपना कलर चेंज कर लिया। इस तरीके से हमारा क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिर्फ एसिड्स में होता है। ठीक है, अब इसमें थोड़े और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि आपका होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और दूसरा होता है वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपके आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl आपका किस में पाया जाता है? डेली यूज में आपके हार्पिक में पाया जाता है, जो आप टॉयलेट क्लीनर यूज करते हैं उसमें पाया जाता है। एंड कार्बोनिक एसिड आपका किस में पाया जाता है? जो कि होता है आपका H2CO3। ये आपका पाया जाता है आपके कोल्ड ड्रिंक्स में। एंड फिर आपका सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड तो हमने बता ही दिया कि लेमन में पाया जाता है। फिर हमारा आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? आपका लैक्टिक एसिड आपका पाया जाता है
आपके कर्ड में, दही में। फिर आपका आता है फॉर्मिक एसिड, जो कि आपका आता है एंड्स में। एसिटिक एसिड जो होता है वो आपका होता है विनेगर में। एंड आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है वो होता है आपका टोमेटो में। ठीक है। एंड ये सारे जो हैं ये सब आपके होते हैं वीक एसिड्स। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। हमने एसिड्स में ये सब देख लिया, वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ अब एक और आता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जिसका मतलब है हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड्स प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। यानी कि आपके पास यानी कि आपने लिया एक बीकर और उसमें आपने डाला वाटर इतना। ठीक है। और आपने एक दूसरा बीकर तैयार किया, उसमें आपने डाला एसिड इतना। आप बताइए कि दोनों में से क्या ज़्यादा है। दोनों में से ज़्यादा है आपका एसिड। एसिड ज़्यादा है तो यही होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। फिर हमारा सेकंड आता है डाइल्यूट एसिड, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्लस लेस अमाउंट ऑफ एसिड्स। इसमें इसका अपोजिट हो गया। ठीक है। इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। यानी कि इसमें आपका क्या हुआ, इसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा है और एसिड की अमाउंट कम है। तो ये होता है आपका डाइल्यूट एसिड। और फिर एक और आता है आपका, वो होता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूशन ऑफ एसिड वो क्या होता है, वो होता है कि मतलब एसिड को आपने दोनों को प्लस करना है, इन्हीं को आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन आपको कौन सा पहले इस्तेमाल करना है कौन सा बाद में, ये आपको यहाँ देखने वाली बात है। आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने रखा वाटर। ठीक है। और एक बीकर लिया, उसमें आपने लिया एसिड। ठीक। अब आप बताइए कि जो वाटर है उसको हमको एसिड में डालना चाहिए या फिर एसिड को वाटर में डालना चाहिए। यहाँ आपको हमेशा ये करना है कि वाटर को एसिड में डालेंगे अगर आप, वो क्या होगा, वो एक ब्लास्ट हो सकता है, यानी कि वो खतरनाक हो सकता है, आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। आपको वाटर को एसिड में नहीं डालना, आपको एसिड को वाटर में डालना है, लेकिन वो भी आपको स्टर करते डालना है। ये नहीं कि एक बार में आपने डाल दिया एकदम, वो नहीं करना। ठीक है। अब चलते हैं हम आगे बेसिस पे। बेसिस क्या होती हैं, बिटर इन टेस्ट, रिलीज। यहाँ लाइन गलत दे रखी है। यहाँ ये आएगा रिलीज OH माइनस आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है। क्या है, OH माइनस आयंस जो हैं वो एक एक्वा सॉल्यूशन में होते हैं, रिलीज होते हैं, तो उसको हम बेस कहेंगे। ठीक है। फिर आपका आता है सोपी टू टच। इनको हम सोप की तरह लगेगा आपको एकदम, क्योंकि बेस एक सोप ही के बराबर होता है। एंड फिर आपका आएगा टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है। इसको भी हम एक एनिमेशन के जरिए देखेंगे। आपने लिया एक रेड लिटमस पेपर और एक लिया बेस यानी कि सोप। दोनों को जब आपने मतलब प्लस किया, यानी कि जब आपने इसको इस पे रखा तो क्या हुआ, वो ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक। तो इससे हमको क्या पता चला कि ये जो सोप है वो एक बेस है। ठीक है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स पे।
तो एग्जाम्पल होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस जिसमें आपका आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक आता है वीक बेस जिसमें आपका आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब इसमें एक और आएगा आपका जिसको बोलते हैं हम एल्कलीस। सो एल्कलीस क्या होता है? एन एल्कलाइन इज अ बेसिक आयनिक सॉल्ट ऑफ an alkali metal or alkaline earth metal element. Alkalis are typically soluble in water and can neutralize acid to form salt and water. So alkalis क्या होता है? वो होता है एक बेसिक आयनिक सॉल्ट, उसको हम एल्कलीस कहते हैं। एल्कली मेटल का एक बेसिक आयनिक सॉल्ट होता है, आप उसको एल्कलाइन अर्थ मेटल का भी बेसिक आयनिक सॉल्ट कह सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? ये पानी में सॉल्युबल हो सकते हैं और ये एसिड न्यूट्रलाइज करते हैं और क्या करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। ठीक है, हमने पढ़ लिया एसिड्स, बेसिस, एंड अब हम आएंगे इंडिकेटर्स पे। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? Indicators are substances that change color and smell depending on whether they are in an acidic or basic solution. There are three types of indicators which are include natural indicator, synthetic indicator, olfactory indicator and universal indicator. So इसमें आपका जो universal indicator है वो भी एक इंडिकेटर होता है, लेकिन ये अभी यहाँ दे नहीं रखा हमने, यहाँ 3 टाइप्स में ही हम डिनोट करेंगे। ठीक है, सो पहला क्या है? नेचुरल इंडिकेटर, जिसमें आपका आता है लिटमस, टर्मरिक एंड रेड कैबेज। लिटमस का हमने देख ही लिया पीछे, फिर हम आएंगे टर्मरिक पे। सो आपने एक बीकर लिया, एंड उसमें आपने पानी डाला, उसमें आपने टर्मरिक डाली। ठीक है, एक बीकर, उसमें आपने टर्मरिक और वाटर को मिक्स किया, और उसके बाद जब आपने उसमें बेस डाला, यानी कि बेस डाला क्या? आपने जैसे कोई डिटर्जेंट डाल दिया उसमें, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? उसका कलर हो जाएगा रेड में। ठीक है, उसका रेड कलर हो गया। अब आपने उसमें डाला कोई एसिड, यानी कि सिट्रिक एसिड डाला जैसे, तो वो क्या हुआ? सिट्रिक एसिड डालने के बाद वो येलो में चेंज हो गया वापस। तो इससे हमको क्या पता चला कि टर्मरिक सॉल्यूशन में हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि एसिड है कि बेस। सो जब आपका एसिड होता है वो आपका किस में होता है? आपका एसिड जो है वो आपका येलो का येलो रहता है, एंड आपका बेस क्या होता है? बेस आपका रेड हो जाता है। ठीक है, सो ये था आपका नेचुरल इंडिकेटर। फिर आएंगे सिंथेटिक इंडिकेटर पे, जिसमें आपका आता है मिथेल रेड, मिथेल ऑरेंज एंड फेनोप्थलीन। ठीक है, फिर ये हो गया। अब आपका आ गया ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जिसमें आपका आएगा वेनिला, ऑनियन, क्लोव। ठीक है, और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का मतलब होता है ऐसे इंडिकेटर जिनको हम सूंघ के पता लगा सकते हैं कि वो कोई चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सो इसमें हम देखेंगे कि जब हमने एसिड को रिएक्ट किया मेटल के साथ, तो उसने
मेटल के साथ रिएक्शन में क्या दिया। सो जब हम एसिड को मेटल के साथ जब देंगे तब वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, यही चीज़ आपका बेस प्लस मेटल में भी होगा, उसमें भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस आएगी। ठीक, इसका एग्जांपल ले लेते हैं 2HCl प्लस जिंक क्लोराइड एंड H2 गैस रिलीज। ठीक है, और अब बेस का देख लेते हैं 2NaOH प्लस जिंक Na2ZNO2 प्लस H2। ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्ट एंड ये आपका हाइड्रोजन गैस। एंड अब आते हैं हम रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो इसमें क्या है, इसमें आपको रिएक्शन करना है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। सो एसिड को जब हमने मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किया तब उसने क्या दिया, उसने आपको दिया सॉल्ट, CO2 गैस, H2O गैस, H2O यानी कि वाटर। ठीक है, लेकिन आप जब बेस के साथ करते हो ये चीज़ तब वहाँ क्या होती है, नो रिएक्शन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आप देख लेंगे एंड अब चलते हैं नेक्स्ट पे। सो अब नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो इसका मतलब है कि हम अब कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करेंगे कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है कि नहीं। सो हमने क्या लिया, हमने लिया CaOH2 यानी कि लाइम वाटर जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस हमने क्या लिया CO2 गैस। फिर हमने जब दोनों को प्लस किया तब वो आया CaCO3 जो कि एक सॉलिड है प्लस H2O लिक्विड है। सो ये एक वाइट प्रेसिपिटेट है एंड इस वाइट प्रेसिपिटेट का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, पास कर रही है। ठीक है, और वाइट प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है आपका, वाइट प्रेसिपिटेट का मतलब होता है आपका मिल्की अपीयरेंस। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मिल्की अपीयरेंस। ठीक है, लेकिन अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को एकदम खुले आसमान में अगर हमने वो कर रखा है, खुली जगह में एकदम मतलब वो कर रखा है, तो उसको हम किस तरीके से देखेंगे, तो हम लेंगे CaCO3 जो कि सॉलिड है, H2O जो कि लिक्विड है, CO2 गैस जो कि गैस है। ठीक है, एंड फिर जब इसको हमने प्लस किया तब आया CaHO3 जो कि एक एक्वा सॉल्यूशन है। ठीक है, सो जब हमने किसी कार्बन डाइऑक्साइड को हमने जब एक्सेस किया ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो CaHO3 रिलीज की उसने। ठीक है, और पहले क्या था, पहले ये था CaCO3 था एंड अब क्या है CaHCO3 है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। सो हमारा नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विद ईच अदर। सो हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि एसिड और बेस को जब हम आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, when acids and bases react with each other and form salts and water it's called neutralization reaction। ठीक है, जब हम सॉल्ट और मतलब जब हम एसिड और बेस को आपस में ही रिएक्ट करवाएंगे तब वो सॉल्ट प्लस वाटर देता है। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, सो आपने जैसे यहाँ एग्जाम्पल में ले लिया NaOH प्लस HCl। सो जब इन दोनों को हमने कंबाइन किया
तब वो NaCl आया जो कि एक सॉल्ट है, एंड H2O गैस, H2O यानी कि वाटर आया, फॉर्म हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड। सो जब हमने एसिड को मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या आया, तो जब रिएक्ट हुआ तब वहाँ आया सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे हमने लिया एग्जांपल CuO जो कि मेटल ऑक्साइड है, एंड 2HCl यानी कि एसिड। सो हम जब इन दोनों को कंबाइन किया तब आया CuCl2 प्लस H2O। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। सो जब हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को बेसिस के साथ रिएक्ट करवाया तब क्या आया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस इक्वल सॉल्ट प्लस वाटर। सो इसने भी क्या दिया, सॉल्ट प्लस वाटर दिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, CO प्लस CaOH2 इक्वल CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। सो हमारा नेक्स्ट है, अब हमारा ये जो टॉपिक है ये है सिमिलैरिटीज बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। सो इसमें हमको देखना है कि जो हमारा एसिड्स होता है और जो हमारा बेस होता है, इन दोनों में हमारी सिमिलैरिटीज कितनी होती हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। Both acids and bases can conduct electricity when dissolved in water. So हमने क्या देखा यहाँ, जो हमारा एसिड होता है और जो हमारा बेस होता है, दोनों ही जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तब वो क्या कंडक्ट करते हैं, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, when an acid is dissolved in water it donates a proton H plus to water molecule forming hydronium ions H3O plus. When a base dissolved in water it accepts a proton H plus from water molecule forming hydroxide gas, hydroxide ions OH minus. The concentration of hydronium and hydroxide ions in a solution determine whether the solution is acidic, basic or neutral. ठीक, इसमें वही कहा गया है जो हमने पीछे अभी पढ़ा था एसिड्स और बेसिस में। इसमें बस यही नई बात है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई है। ठीक है, एंड इसमें अब क्या है लास्ट लाइन, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी कि हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड आयंस का कंसंट्रेशन जब होता है तब उनका जो सॉल्यूशन है वो बताता है कि वो चीज़ एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ठीक, तो अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स आर बेसिस सॉल्यूशन। इसमें आपको देखना है पीएच स्केल, एंड पीएच स्केल में आपको देखना है, हमने आपको पहले बताया था कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा, और वो यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन सा है, वो आपका है पीएच स्केल। ठीक, पीएच स्केल है क्या, एक मेजरिंग करने का, एक हाइड्रोजन आयंस को मेजर करने का एक स्केल, तो वो है आपका पीएच स्केल। पीएच स्केल में पी का मतलब होता है पोटेंस, जिसका जर्मन मीनिंग है आपका पावर, यानी कि हाइड्रोजन की पावर। फिर आपका होता है पीएच, जनरली आपके होते हैं पीएच में 0 to 14। ठीक है, 0 का मतलब होता है वेरी एसिडिक, एंड 14 का मतलब होता है वेरी अल्कलाइन, यानी कि वेरी अल्कलाइन का मतलब वेरी बेसिक। ठीक, एंड आपका जो पीएच होता है, पीएच के डिक्री मतलब 7 आपका न्यूट्रल नंबर होता है, एंड 7 से डिक्रीजिंग में जो जाएगा उसका मतलब आपका एसिड होता है, एंड 7 से इंक्रीज में जो जाएगा उसका होता है आपका बेसिक। ठीक है, और इसको आप इस तरीके समझ सकते हैं इस डायग्राम के जरिए कि यहाँ 7 से यहाँ डिक्रीजिंग में ले गए तो वो एसिड नेचर इंक्रीज हो गया, 7 से इंक्रीजिंग में लेंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज हो गया, एंड 7 को हमने न्यूट्रल पे माना है।
सो आप यहाँ ब्लू देख सकते हैं, तो ब्लू आपको देखना है। ब्लू को आपको क्या करना है, ब्लू को आपको डिनोट करना है एसिड से, और वाइट को आपको डिनोट करना है बेसिस से। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। सो अब है हमारा इम्पॉर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। सो इसका मतलब क्या है, हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, सो आवर वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.8 टू 7.0 टू 7.8। हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी किस पीएच रेंज पे वर्क करती है, 7.0 टू 7.8 पे। जब जो रेन वाटर होता है उसका जो पीएच होता है वो 5.6 से भी डिक्रीजिंग में चला जाता है, जब उससे भी लेस में चला जाएगा तब वो एक एसिडिक रेन होती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जो अब हम देखेंगे कि when acids rain flow into the river it lower the pH of the river water। तो जब एसिड रेन जब आपके जाती है रिवर में, तो वो रिवर के भी पीएच लेवल को लोअर में ले जाती है, यानी कि आपका रिवर वाटर भी आपका एसिडिक में जाता है, जिसकी वजह से जो रिवर में रहने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो धीरे धीरे वहाँ मरने लगते हैं। ठीक, आप चलते हैं प्लांट ग्रो विद when the pH of the soil is close to 7। If the soil too acidic or too basic, too alkaline, the plants grow badly or do not grow at all। प्लांट्स कब बेस्ट ग्रो करते हैं, जब उसका पीएच जब सॉइल का पीएच 7 होता है। ठीक, एंड अगर सॉइल का पीएच सॉइल का पीएच 7 से इंक्रीजिंग में गया, तो वो मतलब 7 के ज़्यादा ही डिक्रीज में चला गया या फिर 7 के ज़्यादा इंक्रीजिंग में चला गया, यानी कि ज़्यादा एसिडिक या फिर ज़्यादा बेसिक में चला गया, तो जो आपका प्लांट होगा वो बैडली ग्रो करेगा। ठीक है, फिर आपका जो स्टमक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, HCl एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसका पीएच रेंज होता है 2। पीएच रेंज आपका 2 अराउंड होता है। ठीक है, और ये हेल्प क्या करता है, ये आपके डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपको जो जलन होती है वो सब पेट में वो सब ये कम करता है। एंटासिड आर medication that neutralize stomach acid to relieve heartburn and indigestion and other stomach discomfort। They work by increasing the pH of the stomach acid, making it less acidic। So जो एंटासिड्स होते हैं वो आपके स्टोमक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट बर्न होता है, आपका इंडाइजेशन होता है, उसको डिस्कम्फर्ट होने से बचाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब। सो टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ इनामल outermost layer made up of calcium hydroxide, a crystalline form of calcium phosphate, is the hardest substance in the body। It only corrodes when the pH is mouth is below 5.5। सो आपके जो टूथ हैं वो डीके कब होना शुरू होते हैं, वो तब होते हैं जब आपका पीएच लेवल, जो आपके माउथ का पीएच लेवल है वो 5.5 से डिक्रीजिंग में चला जाता है, और उसकी वजह से आपके जो टूथ की आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम इनामल्स कहते हैं, वो क्या होते हैं, वो डिके होना शुरू हो जाते हैं। और वो डिके क्या होते हैं, वो आउटर मोस्ट लेयर होता है, वो डिके होता है। ठीक है, जिसमें आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगता है। सो इसमें अब आगे चलते हैं। इट ओनली करोड व्हेन द पीएच इज माउथ इज बिलो 5.5। और ये करोड कब करता है, आपके उन मतलब आपके उन तिथ को वो तब करता है जब आपका माउथ का पीएच लेवल कब होता है, बिलो होता है 5.5। ठीक,
When a honeybee sting a person in it inject an acidic liquid into the skin, we want to use a mild base like baking soda or stung area given relief. यानी कि जब भी आपको कोई मधुमक्खी किसी पर्सन को काटे तो वो एक एसिड लिक्विड छोड़ती है आपकी स्किन में, जिससे आपको बचना है। तो आपको एक मिल्ड बेस चाहिए होता है, जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया, और उससे आपको आपका जो स्टंग एरिया होता है उस पे आपको रिलीफ मिलता है। ठीक। सो अब है हमारा मोर अबाउट सॉल्ट्स। Salts are ionic compounds that are formed when an acid and a base react with each other. It it's called neutralization reaction. हमने अभी पीछे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था कि एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तब वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, जिसमें सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। तो अब हम देखते हैं फॉर्मेशन बाय सॉल्ट्स। तो जिसमें आपका आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक। तो अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि यहाँ आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू an aqueous solution of the sodium chloride called brine, it decomposes to form sodium hydroxide। यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किसी एक्वस सॉल्यूशन के ज़रिए, तो वो जो सोडियम क्लोराइड होता है उसमें वो डिकम्पोज होना शुरू होता है और वो क्या बन जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक। इसको आप इस यहाँ देख सकते हैं 2NaCl प्लस 2HO2 2H2O equal 2NaOH plus Cl2 plus H2। Chlorine gas is given off at the anode and hydrogen gas at cathode। Sodium hydroxide is formed near the cathode। ठीक है। जो आपकी क्लोरीन गैस होती है वो कहाँ से आती है? वो एनोड से आती है, और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो आती है कैथोड से, और फिर वो क्या बनाती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, जो कि कैथोड के नियर से आती है। और इसके यूजेस क्या होते हैं? इसके यूजेस होते हैं पेपर मेकिंग, सोप मेकिंग, डिटर्जेंट मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स। ठीक है। चलते हैं अब हम आगे। सो हमारा नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला है CaOHCl2। ठीक। सो इसमें क्या है? क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस aqueous sodium chloride brine। This chlorine is used for manufacture of bleaching powder। Bleaching powder is produced by action of chlorine on dry slaked lime। सो जो आपका क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस, आपका जो रिएक्शन होता है जो आपने पढ़ा था आपके चैप्टर 1 में इलेक्ट्रोलाइसिस, सो उस प्रोसेस में, उस रिएक्शन में जो क्लोरीन होता है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है। जिसमें आपका वो बन जाता है सोडियम क्लोराइड, और दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये जो क्लोरीन होती है, ये जो क्लोरीन गैस होती है वो ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल होती है। मतलब ब्लीचिंग पाउडर इससे ही बनता है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइम। सो ब्लीचिंग पाउडर कब प्रोड्यूस होता है? जब क्लोरीन ड्राई स्लेट लाइन पे होता है। यानी कि ड्राई स्लेट लाइन क्या है? CaOH। तो CaOH2 प्लस Cl इक्वल CaOHCl2 प्लस H2O। सो ये आपका हो गया ये जो है आपका, ये आपका हो गया स्लेट लाइम, एंड ये आपका हो गया क्लोरीन। एंड जब ये प्रोड्यूस हुआ तो CaOCl2 प्लस H2O गैस प्लस H2O यानी कि वाटर। ठीक। अब हम आते हैं इसके यूजेस पे। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प in a paper factory, as and for bleaching washes clothes in laundry, as an oxidizing agent in many chemical industry, and to make to drinking water free from germs। ठीक। तो ये था आपका ब्लीचिंग पाउडर। सो अब हमारा है बेकिंग सोडा। सो बेकिंग सोडा का आपका जो
केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NaOHCO3। NaHCO3 it is produced using sodium chloride as one of the raw material। ठीक, ये कब प्रोड्यूस होता है? जब सोडियम क्लोराइड जो कि एक वन रॉ मटेरियल है, ठीक, यानी कि NaCl H2O प्लस CO2 प्लस NH3 NH4Cl NaHCO3 3। ठीक, अब इसके यूजेस देख लेते हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मिल्ड एडिबल एसिड सच एज tartaric acid when it is heated during cooking। ठीक, सो इससे क्या क्या बनाया जाता है? इससे आपका बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। एंड जो आपने बेकिंग सोडा लिया, इसको जब हमने कुकिंग, जब आपकी मम्मी या वो कुक कर रही होती हैं और वो उन्होंने जब बेकिंग सोडा डाला होता है और इसको हीट दी होती है, तब वो क्या होता है? 2NaHCO3 जो कि हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक, ये अब क्या कन्वर्ट हो गया? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। सो ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब हमारा है वॉशिंग सोडा, जिसमें अब हम देखेंगे जिसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3। वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा ऑल्सो नोन एज सोडियम कार्बोनेट। इट इज वाइट odorless powder, highly alkaline and can help soften water, remove stains and neutralize the acidic substance। So washing soda क्या है? वॉशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ये वाइट होता है और ऑर्डरलेस पाउडर होता है। इसमें हाई अल्कलाइन होती है, यानी कि ये यानी कि वेरी बेसिक होता है, और ये हेल्प करता है सॉफ्टन वाटर, रिमूव स्टेन्स एंड न्यूट्रलाइज एसिडिक सब्सटेंस। ठीक, एंड इसी में अब इसका केमिकल फार्मूला जो बनता है वो ऐसे है Na2CO3 प्लस 10H2O इक्वल Na2CO3.10H2O। ठीक, अब इसके हम यूजेस देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट जो कि वॉशिंग सोडा है इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। सो ये ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में काम आता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरॉक्स। ये मैन्युफैक्चर में काम आता है सोडियम कंपाउंड्स के, जिसको हम बोरॉक्स के नाम से जानते हैं। फिर हमारा है सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। सो ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए क्लीनिंग एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। सो वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, हमारा लास्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका केमिकल फॉर्मूला आपका बनता है CaSO4। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 Kelvin it loses water molecule and become calcium sulfate hemihydrate CaSO.1/2 H2O। This is called plaster of Paris। Plaster of Paris is white powder and on mixing with water it changes the gypsum once again giving a hard solid mass। जब हम जिप्सम को हीट देते हैं 373 केल्विन पे, सो ये क्या होता है? ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करता है और ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है, और इसका फिर नाम क्या आ जाता है? इसका नाम आ जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP भी बोलते हैं हम इसको, जब ये एक वाइट पाउडर है और इसको जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तब ये जिप्सम जो इसमें होता है वो फिर से आ जाता है इसमें, और वो एक हार्ड सॉलिड मास बन जाता है। ठीक, इसका केमिकल फॉर्मूला ये रहा जो कि अभी यही हमने बताया, एक्सप्लेन किया। अब इसके यूजेस देख लेते हैं।
So making models and cast for sculpture, pottery and other art form, creating plaster cast for broken bones, making dental impression, creating fireproofing material, making airtight containers। ठीक, सो ये मॉडल्स और कास्ट स्कल्पचर्स को बनाने के लिए होता है, पॉटरी के लिए भी काम आता है, और ये ब्रोकन बोन्स को जोड़ने के भी काम आता है, डेंटल इंप्रेशन को बनाने के लिए भी काम आता है, फायर प्रूफिंग मटेरियल भी है। ठीक, और ये एयर टाइट कंटेनर्स को भी बनाता है। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आज का हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने आसपास के लोगों तक। अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो भेजें और पढ़ने के लिए बढ़ावा दें। तो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।